हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास कर्मभूमि के बारे में पढ़ रहे थे। कर्मभूमि के उपन्यास के कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण और कुछ समस्याएं के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, और उद्देश्य के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। तो और भी कर्मभूमि उपन्यास में और भी जो समस्या है वो क्या है, देखिए। 1929 का वर्ष दुनिया भर में मंदी का वर्ष था। मंदी के कारण सब वस्तुओं का भाव गिर गया था। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए लगान चुकाना भी मुश्किल हो गया था। अतः किसान लगान में छूट चाहते थे, किंतु अमर के प्रार्थनापूर्ण निवेदन पर, मतलब अमरकांत ने तो प्रार्थनापूर्ण निवेदन के, तो उनके निवेदन पर भी महंत ने बात न मानी। लेकिन किसानों में जागृति आ चुकी थी। सबने हड़ताल और आंदोलन का सहारा लिया। सरकार की तरफ से किए जाने वाले दमन का भी वे डट कर मुकाबला करते हैं। अमर और गांव के अन्य लोग प्रतिकार करने के कारण पकड़े जाते हैं। अंत में किसानों की दशा पर विचार करने के लिए सरकार और जनता में समझौता हो जाता है और कैदी छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद गांव में ही आर्थिक विषमता नहीं है, बल्कि नगर में मजदूर भी इसी अन्याय के शिकार हैं। नगर के मजदूर को आवास एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। आवास का मतलब घर। उनकी स्थिति दयनीय है। सुविधा उनके जीवन में सुधार के लिए कार्य करना चाहती है और करती भी है। उनके लिए आंदोलन में वारी वारी से सभी अपना योगदान देते हैं। सुविधा को उनमें आई जो जागरूकता, वो जागरूकता का जो भान है, वो गिरफ्तार होने के बाद वो कहती है कि लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब यही आंसू चिंगारी बनकर अन्याय को भस्म कर देंगे। इसी राख में वह अग्नि प्रज्वलित होगी, जिसकी आंदोलित शिखाएं आकाश को हिला देगी। नैना के बलिदान वो सामूहिक शक्ति के सामने धनिक को झुकना पड़ता है और मजदूर को जमीन मिल जाती है। तो यहाँ पर कर्मभूमि उपन्यास में धर्म की समस्या भी दिखने को मिलता है। तो धर्म की समस्या अत्यंत विकट रूप में चित्रित यहाँ पर हुआ है। मठाधीश के रूप में महंत आसाराम का प्रेमचंद पर्याप्त मजाक उड़ाते हैं। तो प्रेमचंद जी ने मठाधीश के रूप में जो महंत है, जो आसाराम जो है, तो आसाराम का मजाक उड़ाते हैं प्रेमचंद जी ने। उनके दर्शन के लिए कितने ही लोग ही खुशामद करनी पड़ती है, और उनके राजसी ठाठ को देखकर उनकी निर्दयता पर अमरकांत को क्रोध आता है। और एक तरफ जनता 2 समय रोटी न प्राप्त कर सकने के कारण भूखी मर रही है, और वहाँ भगवान के नाम पर इतना अपव्यय हो रहा है कि इस संदर्भ में उसका यह कथन देखिए कि यहाँ जब देखो भगवान की आरती हो रही है और हम भीतर नहीं जा सकते। तो प्रेमचंद जी ने धर्म के दूसरे रूप, उनकी अनुदारता, संकीर्णता का भी चित्रण किया है, जो अच्युत के कानों में रामायण की कथा का एक शब्द भी नहीं पड़ने देती। और मंदिरों में हरिजन प्रवेश की समस्या का अत्यंत कौशल से चित्रण हुआ है। कथा सुनते हुए इन पर उच्च वर्गीय धार्मिक पुरुष जूते बरसाते हैं, और अच्युत की छाया मात्र से ही उनका धर्म स्पष्ट होने लगता है। किंतु उनको घूसों लातों से पीटने के स्पर्श से
उनकी कोई हानि नहीं होती है। और शिक्षा की समस्या इन उपन्यास की एक प्रमुख समस्या है। तो लेखक उपन्यास का आरंभ ही तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के विवेचन द्वारा करता है। ठीक है। और हमारे स्कूलों और कॉलेजों में जिस तत्परता से फीस वसूल की जाती है, शायद मालगुजारी भी उतनी सख्ती से नहीं वसूल की जाती। बड़े कठोर नियम है। देर से आई है तो जुर्माना, किताबें न खरीद सको तो जुर्माना, शिक्षालय क्या है जुर्मानालय हो गया है। तो सामाजिक प्रवृत्तियों के मूल में पारिवारिक जीवन की समस्या मुख्य सामाजिक समस्या है। तो देखने को मिलता है कि कर्मभूमि उपन्यास में कौन सी स्थान में जो समस्या है। पहले सामाजिक प्रवृत्ति के मूल में पारिवारिक जीवन की समस्या एक मुख्य सामाजिक समस्या बन गया है। लाला समरकांत के परिवार में पारिवारिक स्नेह और आस्था का अभाव है, जिसके कारण वो सुखी नहीं है और पिता के साथ पुत्र की नहीं निभाती और पुत्र पिता का सम्मान नहीं करता। मतलब पिता के साथ पुत्र की नहीं पड़ती है। ठीक है। और पुत्र पिता का सम्मान नहीं करता है। पति पत्नी परस्पर शारीरिक संबंध रखते हुए भी आत्मिक सामंजस्य स्थापित करने में असफल रहते हैं, जिसके कारण पूरे घर में शांति एवं सुख का अभाव है। इस स्नेह के अभाव ने ही कर्मभूमि में पारिवारिक समस्या को जन्म दिया है। तो कर्मभूमि उपन्यास में सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या भी दिखने को मिलता है। कर्मभूमि में स्त्रियों से संबंधित समस्या पर भी प्रेमचंद ने पर्याप्त ध्यान दिया है और स्त्रियों से संबंधित भी समस्या है। इस उपन्यास में सुखदा, सकीना, नैना, पठानीन, मुन्नी आदि के माध्यम से नारी समस्या से संबंधित सभी पक्ष पर विभिन्न दृष्टियों से प्रकाश डाला गया है। ठीक है। सबसे लोमहर्षक घटना है मुन्नी के साथ गुरु द्वारा किए जाने वाले बलात्कार और उनका प्रतिशोध लेने के लिए मुन्नी द्वारा अमरकांत की दुकान पर गुरु की हत्या। और अंग्रेजों के इस साहस को पराधीन भारत की परिस्थिति से जुड़कर भी देखा जा सकता है। तो इस उपन्यास में सुखदा संपन्नता के जीवन से मुक्त होकर सेविका का पथ ग्रहण करती है। सकीना नारी की प्रेरणा है, शक्ति है और असीम श्रद्धा बनाव की प्रतीक है, जिसे अवसर मिलने पर अपनी सेवा द्वारा सार्थक कर पाती है। नैना भारतीय नारीत्व के गौरव को सुरक्षित रखते हुए स्वयं को समाज पर न्योछावर कर देती है। और उपन्यास के अन्य सभी पात्र इन स्त्री पात्रों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तो मुन्नी नामक एक अत्यंत तिरस्कृत नारी का भी कर्मभूमि में दिखने को मिलता है। इन स्त्रियों की समस्या वास्तव में भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या है। ठीक है। और आप जानते हैं कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? धनपत राय, जिन्हें बाद में हुए नवाब राय के। तो आप जानते हैं कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? धनपत राय, जिन्हें बाद में हुए नवाब राय और प्रेमचंद के नाम से जाना गया। और उनने उपन्यास के क्षेत्र में उनके जो योगदान है वो दिखने को मिलता है। तो योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। तो मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहकर किसने संबोधित किया था? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कर्मभूमि उपन्यास की किस किस की समस्या है? सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, नारी समस्या। ठीक है। समग्र यह कहा जा सकता कि प्रेमचंद ने कर्मभूमि में जिन समस्याओं को उठाया है वह सभी प्राय गांधी युग की समस्याएं हैं। इन समस्याओं के माध्यम से प्रेमचंद ने तत्कालीन समाज का एक वास्तविक चित्र अंकित किया है। तो इस काल में गांधी जी द्वारा जिन सुधारों के प्रति विशेष आग्रह प्रकट किया गया था,
लगभग वे सभी उचित अनुपात में कर्मभूमि में चित्रित हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद ने रचनात्मक कार्यों की तरफ से विशेष आग्रह प्रकट किया है। तो कर्मभूमि उपन्यास में जो समस्या वो क्या है, जमींदारों के अत्याचार तथा उनके परिणाम, महाजनों सेठ साहूकार की सूदखोरी की प्रवृत्ति, उनका शोषण, अधिकारी वर्ग की नृशंसता आदि हमें तत्कालीन आंदोलन काल का स्मरण दिलाते हैं। और हड़तालों आदि की समस्याओं को उठाकर प्रेमचंद ने क्रांति एवं आंदोलन की समस्याओं को उठाया है और उसका हल अंत में ही गांधीवाद, अहिंसा मूलक सत्याग्रह एवं समझौतावाद में दिखने को मिलता है। तो कर्मभूमि एक गांधीवाद उपन्यास है। ठीक है, प्रत्येक साहित्यकार अपने युग की परिस्थितियों से न केवल परिचित होता है बल्कि उसमें प्रभावित भी होता है। लेकिन एक तरफ जब वो अपने युग से प्रभावित होता है वही वो दूसरी तरफ युग निर्माता का कार्य भी संपादित करता है। तो प्रेमचंद भी तत्कालीन परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित थे। इसी कारण उनकी विचारधारा युग के बदलते प्रतिमानों एवं मापदंडों के अनुकूल ही परिवर्तित होती रही है। प्रेमचंद के साहित्य क्षेत्र के आने से पहले ही गांधी जी राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण कर चुके थे और उनका प्रभाव भारतीय राजनीति में तेजी से बढ़ने लगा था। तो प्रेमचंद गांधी युग के जागरूक लेखक थे। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्य गांधी जी कर रहे थे तो प्रेमचंद ने उसे अपनी रचनाओं के जरिए अंजाम दिया था। और गांधी ने प्रेमचंद को प्रेरणा भी दी और दृष्टि भी दी थी। तो स्वयं प्रेमचंद ने गांधी जी के बारे में क्या कहा था, मैं दुनिया में महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानता हूँ। उनका भी उद्देश्य यही है कि मजदूर और काश्तकार सुखी हो। वो लोगों को बढ़ाने के लिए आंदोलन मचा रहे हैं। मैं लिख करके उनको उत्साह दे रहा हूँ कि महात्मा गांधी हिंदू मुसलमान की एकता चाहते हैं। मैं भी हिंदी और उर्दू को मिलाकर एक हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ। तो ये प्रेमचंद जी ने कहा था। तो गांधीवाद जो है वो चिंतनवादी विचारधारा नहीं है। यह दर्शन एक विचार भी है और एक कर्म भी है। तो दूसरे शब्द में यह उपयोगितावाद और अध्यात्मवाद का समन्वय है, जिसके दो पक्ष है, एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक। एक के तहत उनकी चिंतन धारा आती है तो दूसरे के तहत उनके रचनात्मक कार्य भी। तो गांधी ने सिद्धांतों को व्यवहारिक क्षेत्र में ग्रहण किया। प्रेमचंद के उपन्यास में भी उनके इसी रूप का दर्शन भी होता है। गांधी दर्शन का आधार सत्य है, सत्य का पथ न्याय है, अतः उसी की सदैव विजय भी होती है। सत्य को वे व्यापक रूप में ग्रहण करते थे और शांति कुमार और अमरकांत कर्मभूमि में सच्चाई के लिए जीना और उसके लिए लड़ना अपना एक हक मानते हैं। कौन? अमरकांत ने। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अहिंसा को अपनाना आवश्यक है। हिंसा का तात्पर्य केवल हत्या ही नहीं है वरन मारपीट, कटुवचन, अत्याचार भी और हिंसा भी है। और प्राणी मात्र पर दया और प्रेम अहिंसा के अंग है। हिंसा पर अहिंसा द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती है। कर्मभूमि में सर्वत्र अहिंसा का समर्थन है। तो कर्मभूमि में सर्वत्र किसका समर्थन है? अहिंसा का। अमरकांत और शांति कुमार अहिंसा के समर्थक है। तो ये याद रखिए। तो अहिंसा के समर्थक कौन थे? अमरकांत और शांति कुमार। जेलर द्वारा काले खां को पीटे जाने पर वो उसका प्रतिकार पीटकर नहीं लेना चाहता था। वो जानता था कि आग आग से नहीं पानी से शांत होती है। मुनि के विरुद्ध जज का निर्णय सुनकर सलीम उसे पिटवाने की सोचता है। इस पर शांति कुमार अत्यंत क्रुद्ध होते हैं। तो प्रेमचंद ने गांधी जी की तरह अन्याय का विरोध और न्याय का समर्थन किया। गांधी जी के शब्द दोहराते हुए उन्होंने एक स्थल पर यह भी कहा है कि अन्याय करना जितना बड़ा पाप है उतना ही बड़ा अन्याय सहना है। तो अछूत किसान मजदूर उचित नेतृत्व पाकर अन्याय का विरोध करते हैं और न्याय की मांग भी करते हैं। गांधी जी अन्याय का विरोध करने में अहिंसा के समर्थक भी
थे और उसका त्याग बुरा मानते थे। तो उन्होंने समरकांत से कहलाया कि आप अनीति पर अनीति से नहीं, नीति से विजय पा सकते हैं। ठीक है। और गांधी जी को हृदय परिवर्तन में विश्वास था, तो प्रेमचंद ने उनके इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए कहा कि मैं गांधीवादी नहीं हूँ, केवल गांधी के हृदय परिवर्तन में विश्वास करता हूँ। तो कर्मभूमि में सत्यान्वेषक अमर अपने पिता का हृदय परिवर्तन करने में सफल होता है। वो गांधी की तरह इस बात में विश्वास करता है कि इंसान कितना ही हैवान हो जाए, उसमें कुछ न कुछ अदमियत रहती है। अदमियत अगर जाग सकती है तो ग्लानि से या पश्चाताप से भी। तो सैद्धांतिक पक्ष के अतिरिक्त कर्मभूमि में प्रेमचंद ने गांधी के व्यवहारिक पक्षों को खास तौर पर शामिल किया है और गांधी ने तत्कालीन परिवेश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्र में व्याप्त दास्ता से देश को मुक्त कराने के लिए 18 सूत्री में रचनात्मक कार्यक्रम बनाया था, जिनमें से अधिकांश चीज़ों के प्रेमचंद ने इस उपन्यास में शामिल किया है। तो गांधी जी ने भारत की सुख शांति के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को आवश्यक माना है। अमर सलीम और सलीम समरकांत का जो संबंध है उन दोनों की एकता के सूचक है। गांधी जी ने अस्पृश्यता का निवारण के लिए आंदोलन भी किए और हरिजनों की बस्ती में रहकर तथा उनका कार्य करने उन्हें ऊंचा उठाने की चेष्टा की। तो प्रस्तुत उपन्यास में अछूतदार का विस्तृत रूप में वर्णन हुआ है। अमरकांत अमर अछूत की बस्ती में जाकर रहता है। शांति कुमार और सुखदा अछूत को मंदिर प्रवेश का अधिकार देता है और अहिंसक आंदोलन द्वारा दिलाने के समर्थ भी होता है। अछूत में मद्यपान निषेध के लिए भी जागरूकता पैदा करने की कोशिश भी की जाती है। अमरकांत का चरखा काटना और खादी बेचना गांधीवाद कार्यक्रम के लिए एक अंग भी है, क्योंकि गांधी भी चरखा काटते थे। तो गांधी जी की तरह अमर चरखे को आत्मशुद्धि का एक साधन मानता है। गांव की सफाई को उन्होंने आवश्यकता माना है। ऐसी शिक्षा का इसमें समर्थन किया गया है जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों ही शक्ति का विकास हो सके। और गांधी जी ने आर्थिक समानता और मजदूर एवं किसानों के संगठन पर बल दिया है। जिस समाज में गरीब के लिए स्थान न हो वह उस घर की तरह है जिसमें बुनियाद न हो। तो उपन्यास में प्रोफेसर शांति कुमार के शब्द में क्या लिखा गया है? मानवता हमेशा कुचली नहीं जा सकती, ममता जीवन का तत्व है। यही एक दशा है जो समाज को स्थित रख सकती है। तो गांधी स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो प्रेमचंद ने भी नारी के प्रति असीम श्रद्धा प्रकट की है। उसे वात्सल्य, त्याग और प्रेम की देवी सृष्टि के विकास क्रम में पुरुष से आगे माना है। और कर्मभूमि उपन्यास में देवियाँ तथा कथित पुरुष कर्म में पुरुष से कहीं आगे हैं। वे घर की सुख शांति भी है और समाज सेविका भी है। तो यहाँ पर नारी को महत्व माना है। पुरुष के समकक्ष होने की पूर्ण सामर्थ्य रखती है और ऐसी देवियों के दर्शन कर अमर उनके प्रति श्रद्धा से झुक जाता है। तो गांधी भारतीय दर्शन और संस्कृति के पूजक थे। वे पाश्चात्य संस्कृति को देश के लिए ही नहीं पश्चिम के लिए भी घातक समझते थे। तो प्रेमचंद ने भी सांस्कृतिक चेतना को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की सराहना इसीलिए की है कि वो ईश्वरनिष्ठा और मानवता पर आधारित है। तो स्त्री के पश्चिम आदर्श, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली उन्होंने निंदा की है, क्योंकि उनका आधार जो है वो स्वार्थपरता और लुलपता है। तो सेठ जी ने कहते हैं कि हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूल बैठे हैं। वो आत्म प्रधान संस्कृति थी। जब तक ईश्वर की दया न होगी इसका पूर्ण विकास न होगा, और जब तक उसका पूर्ण विकास न होगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते।
तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि गांधी के व्यवहारिक और सैद्धांतिक विचार और साधना ने प्रेमचंद को इतना अधिक प्रभावित किया है कि उनके निर्वाह का मोह जो है वो कर्मभूमि में ही नहीं, अन्य उपन्यास में भी नहीं छूट सके हैं। तो कर्मभूमि गांधीवादी विचार और गांधी युग की स्पष्ट झांकी है, ये याद रखिए। और इसमें गांधीवाद के प्राय सभी सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को दिखाने का प्रयास किया गया है और इस कार्य में प्रेमचंद को पर्याप्त सफलता भी मिली है। तो प्रेमचंद जी के उपन्यास जो है कर्मभूमि एक गांधीवादी उपन्यास है। ठीक है। कर्मभूमि के जो मुख्य चरित्र है वो कौन है उसके बारे में दिया गया है। उपन्यास में पात्र नियोजन अथवा चरित्र चित्रण का विशेष महत्व है तो रहना चाहिए। उपन्यासकार जिन घटनाओं या विचार को अभिव्यक्त करना चाहते हैं उन्हें मूर्त रूप में देने के लिए पात्रों को ही माध्यम बनाता है। तो उपन्यासकार अपने कथानों को समुचित विकास देने के लिए पात्रों की योजना करता है तो उसे गढ़ता है। जीवन के विविध क्षेत्रों से गृहीत ये पात्र स्वाभाविक एवं गुण दोष से युक्त होते हैं और गतिशील जीवन की भांति पात्र भी गतिशील होते हैं और उनके चरित्र में भी परिवर्तन और विकास होते रहते हैं। और कर्मभूमि में भी हम ऐसे विविध पात्रों की योजना देख सकते हैं। इसमें समरकांत और धनीराम जैसे पिता भी है और अमरकांत और सलीम जैसे पुत्र भी है और सुखदा जैसी भोग विलासिनी पत्नी भी है और सकीना जैसी त्यागी प्रेमिका भी है। तो ये विभिन्नता केवल स्वभाव की नहीं वरन जाति, धर्म, स्थान आदि की भी है। तो उपन्यास के जो प्रमुख और अन्य पात्र है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रेमचंद ने मोहन भवनानी की जो अजंता स्नेटन कंपनी में कहानी लेखक की नौकरी भी की थी, ये याद रखिए। और 1934 में प्रदर्शित जो मजदूर है वो मजदूर नामक एक फिल्म बनी थी। ठीक है। और बम्बई का और उससे भी ज़्यादा कहीं फिल्म दुनिया का हवा पानी उन्हें रास नहीं आया। हालांकि बाद में उनकी कई रचनाओं पर सफल असल फिल्म का निर्माण भी हुआ है जिनमें हीरा मोती, गबन, गुदान, शतरंज के खिलाड़ी आदि शामिल थे। तो देखिए, पहला समरकांत जो है मुख्य पात्र कर्मभूमि उपन्यास में, वो प्रमुख पात्र है, नायक है। तो अमरकांत कर्मभूमि का सबसे प्रमुख पात्र है। उपन्यास के शुरू में ही उसे स्कूल की फीस न दे पाने वाले एक विद्यार्थी के रूप में और आगे चलकर धीरे धीरे उपन्यास की सभी घटनाओं से संबंध दिखाया गया है। कथा के अंत में अपने उद्देश्य की प्राप्ति में उसको सफल दिखाकर कथानक को समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार उपन्यास के कथानक का संपूर्ण ताना बना उसी के चारों तरफ गूंथा रहा है। उसको नायक रूप में प्रस्तुत किया गया है अमरकांत को, उसके व्यक्तित्व के गुण दोष का वर्णन करते हुए अंत में उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। और अमरकांत में समाज सुधार की भावना प्रबल थी। संपन्न परिवार में जन्म लेने पर भी वो वो सदा जीवन उच्च विचार के सिद्धांतों में जीने वाला एक व्यक्ति है। कौन? अमरकांत। सकीना से प्रेम करने के कारण पठानिन से तिरस्कृत होकर जब वो काशी छोड़ा तो वहाँ पर अज्ञातवास करने चला जाता है। उसी समय उसकी बाह्य वेशभूषा भी एक सामान्य व्यक्ति की जैसी चित्रित की गई है। उसके बारे में प्रेमचंद ने लिखा है कि अमरकांत एक सांवला सा दुबला पतला युवक है। मोटा कुर्ता, ऊंची धोती और चमरौधे जूते पहनने वाले और कंधे पर लुटिया डोर रखे बंगल में एक पोटली दबाए हुए था। तो अमरकांत की माता का देहांत उसकी अबुधावस्था में ही हो गया था। बीमाता ने भी उसकी उपेक्षा की। विवाह के कुछ वर्षों बाद उसकी पत्नी सुखदा की विधवा माँ, ठीक है, विवाह के कुछ वर्षों बाद उसकी पत्नी सुखदा की
विधवा माँ रेणुका देवी जब काशी में आकर रहने लगी तो उस समय अमरकांत को उसमें माता जैसा मृदुल आत्मीय व्यवहार पाकर संतोष हुआ था, किंतु सकीना के प्रेम में उलझने के कारण नगर छोड़कर भागने से वो आधार भी छीन गया। पिता की विचारधारा से अमरकांत सहमत न था। वो अपनी पत्नी सुखदा के विचार से भी सहमत न था, अतः पारिवारिक स्नेह की प्राप्ति न होने के कारण अमरकांत की प्रवृत्ति विद्रोह की तरफ से हो गई थी। और अमरकांत में सामाजिक न्याय की भावना भी थी और अन्याय के प्रति विद्रोह उसके स्वभाव में था। चाहे मुनि भिखारिन की घटना हो या गांव के जमींदार महंत जी द्वारा किसान को लगान में छूट देने के अनाकानी का प्रसंग हो, वो समाज सुधार के कार्यों में भी अमरकांत की रुचि प्रारंभ से ही रहा है। शोषित और उपेक्षित के प्रति उसके हृदय सच्ची सहानुभूति है और उनके उद्धार के लिए वो सरकार से टक्कर लेने में संकोच नहीं करता था। तो इसी निश्चल भावना के कारण वो जहाँ भी जाता है वहाँ के पीड़ित और उपेक्षित व्यक्ति से उसे अपना नेता बनाकर उसे पीछे चलने लगता है। तो अमरकांत को सत्य बोलने वाले लोगों से प्रेम है और पाखंड एवं आडंबर में विश्वास करने वालों से घृणा थी। अमरकांत कहता है कि मैं जात पात नहीं मानता माता जी। जो सच्चा है वो चमार भी हो आदर के योग्य है, जो दगाबाज छोट हो वो ब्राह्मण भी हो तो आदर के योग्य नहीं है। ठीक है। तो अमरकांत गांधीवादी सिद्धांत को अनुयायी था। सादा जीवन, अन्याय का विरोध, समाज सेवा, हरिजनों का उद्धार, मानवीयता की भावना उसके जीवन में मूल तत्व था अमरकांत के जीवन में। ठीक है। और अमरकांत के जीवन में कई स्थलों पर नैतिक शिथिलता और समझौते का भी दर्शन होता है। कभी कभी उसने झूठ का भी सहारा लिया है। पठानिन द्वारा सकीना से बातचीत करते हुए पकड़े जाने पर वह पठानिन से कहता है कि वो उससे माफ़ी मांगने आया है, जबकि सच्चाई यह है कि वो बुढ़िया की अनुपस्थिति में सकीना से विवाह की बात करने आया था। और अमरकांत उत्तर विकास की सीढ़ी पर अग्रसर होता हुआ अपने उद्दिष्ट पथ तक पहुंचने में सफल होता है। वह घर के संकुचित दायरे को तोड़कर जब समाज के विशाल क्षेत्र में पदार्पण करता है तो उमंग और उत्साह से भर देता है। सेवा त्याग का संदेश लिए वो न्याय की मशाल जलाता है और अन्याय अंधकार को दूर करने का प्रयास भी करता है। उसको मिटाने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है और सफलता भी प्राप्त करता है। उसका चरित्र उस विशाल तपस्वी आत्मा की भांति है जो भूख से बंधन में बंध कर नहीं रहती है वरन आत्मा का विकास करती है। तो समग्र रूप में हम ये कह सकते हैं कि अमरकांत एक आदर्श नवयुग के रूप में चित्रित किया गया है। उसमें मानव सुलभ दुर्बलताएं भी है, किंतु उनकी तुलना में देश प्रेम की भावना, औत्सुधार का प्रयत्न, समाज सुधार, त्याग, कर्म में विश्वास आदि उनके चरित्र की महत्वपूर्ण क्या है, विशेषता है। उसके बाद समरकांत कौन है? अमरकांत के पिता। ठीक है। अमरकांत के पिता समरकांत नगर के धनी साहूकारों में थे। हालांकि जब उनके पिता का निधन हुआ था तब उसके पास रहने का भी ढंग का प्रबंध न था। यह सब समरकांत के श्रम का ही फल है। उन्होंने झोपड़ी से स्थान पर लाखों की संपत्ति जमा कर ली। लेखक उनके परिश्रम और चातुर्य का परिचय देते हुए ये लिखा है कि पहले उनकी एक छोटी सी हल्दी की आढ़त थी। हल्दी से गुड़ और चावल की बारी आई। 3 बरस तक लगातार उनके व्यापार का क्षेत्र बढ़ता ही गया। जब आड़तें बंद कर दी थी, केवल लेन देन करते थे। कोई महाजन रुपए न दे उसे वे खटके दे देते और वसूल कर लेते। तो उन्हें आश्चर्य होता था कि किसी के रुपए मारे कैसे जाते हैं, ऐसा मेहनती आदमी भी कम होगा। तो समरकांत एक कुशल व्यापारी है और धन कमाने की कला जानते थे,
पिता पुत्र में वैचारिक असहमति है और परिस्थितियों से प्रभावित होकर अंत में समरकांत भी अपने सिद्धांत को छोड़कर समाज सेवा के मार्ग को अपनाता है। इसी तरह उनका चरित्र गतिशील रहा है और व्यवसाय में बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। समरकांत भी झूठ और शोषण के द्वारा धन एकत्रित करने के पक्ष में थे। काले खां से चोरी के माल न खरीदने के कारण अमरकांत को उनके पिता डांटते हैं। तो इसी तरह उपन्यास के उत्तरार्ध में जब गुरु के मकान बनाने के लिए कमेटी को जमीन नहीं मिलती है तो भी वे डॉक्टर शांति कुमार को अधिकारियों को रिश्वत देकर जमीन लेने का परामर्श देते हैं। किंतु लाला समरकांत अपने इस कुत्सित व्यवहार के प्रति लज्जित भी है। गांव में अमरकांत के बंदी हो जाने पर जो वे उसके मित्र अफसर सलीम से मिलते हैं तब इन शब्द में अपने कार्यों का उन्होंने प्रायश्चित किया है। उसके बाद लाला समरकांत झूठ बोलने और बेईमानी करने वाले व्यक्ति होने के बावजूद ईश्वर में आस्था रखते हैं। वे नित्य प्रति भगवान की आरती करते हैं, किंतु उनके हृदय में संकीर्णता ने इतनी जगह बना रखी है कि वे अच्युत को उस ठाकुरदार में जूते उतरने वाले स्थान के समीप बैठकर भी क्या नहीं सुनने देते। वे वहाँ से उन्हें पिटवाकर भगा देते हैं और उनकी भीड़ पर गोली चलवा देते हैं। वास्तव में उनमें जो मानव मात्र के प्रति सहानुभूति नहीं है, केवल धर्म का दिखावा है। तो पिता पुत्र में वैचारिक विरोध और अनबन के बीच जो पुत्र के सुख में वंचित लाला समरकांत के जीवन में भी कठोरता स्वाभाविक है। अमरकांत के शहर छोड़कर भाग जाने में पर वो कहते हैं कि मैंने तो बेटे का सुख ही नहीं जाना, तब भी जलाता था, अभी जला रहा है। तो उपन्यास में वर्णित विभिन्न कथा प्रसंग से स्पष्ट है कि लाला समरकांत के हृदय की कठोरता आरोपित है और मूल रूप से उनका हृदय भी पुत्र के प्रति स्नेह से युक्त है। जब सकीना के प्रेम में उलझकर बदनामी के डर से अमरकांत नगर छोड़कर जाने लगता है, उस समय समरकांत के सम्मुख रुकने के लिए गिड़गिड़ाते हैं। बहुत प्रार्थना करने पर भी अमरकांत द्वारा न मानने पर वे पुत्र के प्रति अपने स्नेह का परिचय देते हुए ये कहता है कि चलते चलते घाव पर नमक न छीने को लो, बाप का हृदय नहीं मानता। कम से कम इतना तो करना कि कभी कभी पत्र लिखते रहना। तुम मेरा मुँह न देखना चाहो, लेकिन मुझे कभी कभी आने जाने से न रुकना। जहाँ रहो सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। ये समरकांत अपने पुत्र को अमरकांत को कह रही है। उसके बाद कठोर हृदय दिखाने वाला लाला समरकांत के चरित्र के कुछ कोमल पक्ष भी है। वो अपने एक कर्मचारी की विधवा पत्नी पठानिन को नियमित रूप में 5 रुपये मासिक देते रहते हैं। आगे चलकर यह राशि बढ़कर 25 रुपये प्रति मास कर दी गई थी। जनता के लिए ठाकुर द्वारा बनवाते हैं और अंत में सुखदा का साहस दिखकर अच्युत के लिए भी उस मंदिर का प्रवेश द्वार खुलवा देते हैं। गरीब के मकान बनवाने के लिए वो लाखों रुपए देने को तत्पर हो जाते हैं और उत्तर दिशा के पर्वतीय गांव में अमरकांत की गिरफ्तारी की सूचना भी पाकर वहां जाते हैं और अधिकारियों की मार से घायल अच्युत को 1000 रुपये सेवा शुश्रूषा के लिए दान भी दे देते हैं। तो इसी तरह लाला समरकांत का चरित्र कर्मभूमि में परिवर्तनशील रहा है। वे उपन्यास के अंत में धार्मिक पाखंड और धन के प्रति निर्मम आसक्ति थे और समाज विरोधी विचारधारा का त्याग करके अपने पुत्र पुत्री और पुत्र वधू के विचारों से सहमत होकर जन आंदोलन से सक्रिय भाग लेने लगते हैं तथा उनकी सहानुभूति में जो शिला भाषण देते हुए स्वयं को गिरफ्तार करवा कर मानो अपने पूर्व कृत्यों का प्रायश्चित करते हैं, तो सद्वृत्तियों को सूर्योदय दुर्वृत्तियों के गहन अंधकार को चीर देता है और
तब जो प्रकाश दिखाई देता है वो बहुत उज्जवल और सुस्पष्ट होता है। तो समरकांत के जीवन में भी इसी प्रकार ही सद्बुद्धि का विकास भी होता है। उसके बाद सुखदा के बारे में यदि हम देखेंगे तो प्रेमचंद ने सुखदा का चरित्रण बड़ी कुशलता से किया है। आरंभ में वो एक विलासप्रिय सामान्य नारी के रूप में सामने आती है और पति को राजनीतिक कार्य में भाग लेने से रोकती है, परंतु पति के घर छोड़कर चले जाने पर उसमें अद्भुतपूर्व परिवर्तन होता है। तो ये अमरकांत के पत्नी है सुखदा। वह न केवल राजनीतिक कार्य में भाग लेने ही आरंभ करती है वरन विभिन्न आंदोलन के नेतृत्व करती है और क्रियाशीलता में सभी कार्यकर्ताओं को पीछे छूट जाती है। स्वयं डॉक्टर शांति कुमार को उसका अनुकरण करना पड़ता है। अच्युत के मंदिर प्रवेश के लिए तथा मजदूर के लिए सस्ते मकान को बनवाने के लिए किए जाने वाले आंदोलन में वो अद्भुत कर्मठता दिखाती है और अंत में सफलता प्राप्त करते रहती है। परंतु अपने राजनीतिक विचारों में वो अपने पति के समान सहिष्णु प्रवृत्ति की नहीं है। वो उग्र क्रांतिकारिणी है और हंसते हंसते जल जाती है। लाला समरकांत उनकी जमानत देना चाहते हैं, परंतु वो जेल से बाहर आने मना कर देती है। तो उसमें उदारता भी दिखाई गई है। और जब अमर सकीना के यहाँ आने जाने लगा है तो वो स्वयं भी सकीना के पास आने जाने लगती है। वस्तु जीवन में संपर्क के आने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति उसके हृदय में उदारता और सहानुभूति के भाव भी लक्षित होते हैं। सुखदा का प्रारंभिक जीवन में पैसे पर जान देने वाली स्त्री के जीवन की तरह है। धन उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो अमरकांत से कहते हैं कि मनुष्य वीर पुरुष ने सदैव लक्ष्मी की उपासना की है। संसार को पुरुषों ने ही भोगा है और हमेशा भोगेंगे। न्याय गृहस्थ के लिए नहीं, सन्यासी के लिए है। वह बार बार अमर को धन का महत्व समझाने का प्रयत्न करती है। कर्ण सुखदा ने प्रेमचंद ने लिखा है कि भोग विलास को जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु समझती थी और उसे हृदय से लगाए रहना चाहती थी। अमरकांत को वह घर के कामकाज की तरफ खींचने का प्रयास करती थी। कभी समझाती थी, कभी रोकती थी, कभी बिगड़ती थी। तो सुखदा अपने दायित्व और कर्तव्य के प्रति सचेत स्त्री थी। उसमें सेवा का बीज है। समरकांत की अस्वस्थता की सूचना पाकर वह उनकी सेवा शुश्रूषा करती है। प्रतिदिन अपने घर का कार्य करने के बाद वो उन्हें भोजन बनाकर खिलाती है और उनका हर प्रकार की ध्यान भी रखती है। और वह प्रोफेसर शांति कुमार के सम्मुख स्पष्टीकरण देते हुए कहते कि वह मुझे विलासिनी समझते थे, पर मैं कभी विलास की लौंडी नहीं रही। हाँ, दादाजी को रुष्ट नहीं करना चाहती थी, यही बुराई मुझ में थी। तो सुखदा एक चतुर स्त्री है जो अपने तर्क से समरकांत को भी पराजित कर देती है। अमर की कई दलीलों को भी वो अपने तर्क में खारिज कर देती है और कई बार अपनी बात मनवाने में समर्थ रहती है। यही नहीं, वो एक स्वाभिमानी स्त्री है जो अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट झेलने को भी तैयार है। अमर से सुखदा कहती है कि माता के साथ क्यों रहूं? मैं किसी की आश्रित नहीं रह सकती। मेरा दुख सुख तुम्हारे साथ है। जब एक दिन हमें अपनी झोपड़ी बनानी है तो क्यों न अभी से हाथ लगा दे। तुम कुएं से पानी लाना, मैं चौका बर्तन कर लूँगी। तो इस कथन में उसके स्वाभिमान और स्वावलंबन की प्रबल भावना दिखाई देती है। और अमर के घर छोड़कर चले जाने को वो विश्वासघात मानती है तथा उसका मन अमर के प्रति उपेक्षा से भर जाता है सुखदा के दिल में। इसी परिस्थिति में उसका आत्माभिमान बढ़ जाता है। सुखदा ने झुकना नहीं सीखा। वो अमर को पत्र नहीं लिखती है। वो पिता से अलग होने के बाद अमर की इच्छा के विरुद्ध भी बालिका विद्यालय में 50 रुपये पर नौकरी कर लेती है। पुरुष का विश्वासघात उसके मन में क्षोभ उत्पन्न करता है और इसी कारण सकीना के प्रति उसकी सहानुभूति रहती है।
वो सकीना को अपने से अधिक दुखी समझती है। वो सोचती है कि उसकी कितनी बदनामी हुई और वो बेचारी उस निर्दयी के नाम को रो रही है। वो सारा उन्मान जाता रहा, ऐसे छिछोरों का एतबार ही क्या। वह समय समय पर सकीना के भेंट करती रहती है। सकीना उसके लिए महत्व की पात्र बन जाती है, क्योंकि उसी से वो त्याग, प्रेम और सेवा का पाठ सीखती है। अपनी भूल का आभास उससे होता है और वो उसी पथ को ग्रहण करती है जो पथ अमर ने ग्रहण किया। और सामाजिक कार्यों में सुखदा की प्रारंभ से ही रुचि रही थी, और इसका संकेत मुनि के प्रसंग में उसके विकल हो जाने से मिलता है। वो उसके मुकदमे के लिए रुपए का भी प्रबंध करती है। अमर के जाने के बाद तो वो खुलकर सामाजिक जीवन में भाग लेने लगती है। वो अछूतधार से शांति कुमार की सहायिका बनती है और उन्हें मंदिर प्रवेश की अधिकार दिलाती है। गरीब मजदूर के रहने के लिए वो मकान की योजना भी बनाती है सुखदा ने, और क्रियान्वित करने की दिशा में प्रयत्न करती है। अंत में वो निस्वार्थ कर्म में विश्वास करती है। हर एक शुभ कार्य में वो ईश्वर का महत्वपूर्ण हाथ मानती है। सुखदा का चरित्र इस तथ्य को प्रकट करता है कि श्रद्धा, प्रेम, सम्मान धन से नहीं बल्कि सेवा से ही मिल सकता है। अपनी सेवा भावना के कारण ही घर और बाहर दोनों के दायित्व को वो भलीभांति निभा पाती है, और परिवार के लिए वो एक ऐसी स्त्री का आदर्श बनती है जो आज्ञाकारिणी पुत्रवधू भी होती है। कौन? सुखदा ने। और स्नेही भाभी भी है और पति की प्रेरणा भी है। इसके साथ ही और इन सबसे ऊपर वो एक जनसेविका भी है। वो सौ के तल से ऊपर उठकर पर के तल तक पहुंचने वाली एक महान नारी के रूप में सामने आती है। उसके बाद सलीम अमर का सच्चा स्नेही मित्र है। दोनों की मित्रता का आरंभ पास पास बैठने के कारण और दोनों के शायरी के शौक के कारण हुआ था। बचपन के ही ये मित्रता युवावस्था में और गहरी हो जाती है। स्कूल में फीस जमा करने भी वो अमर की मदद करता है और समय समय पर वो अमर को सांत्वना भी प्रदान करता है। यही नहीं, वो अमर को सकीना के प्रेम की मूर्ख मरीचिका में भटकने से रोकने की चेष्टा करता है, परंतु उसके समझाने पर भी जब अमर अपनी जिद पर अटल होता है और घर छूटकर चले जाने का संकेत देता है, तो सलीम चुपके से उसके पिता समरकांत को बुला लेता है। अफसर के रूप में जब उसे अमरकांत को गिरफ्तार करना पड़ता है, तो वो अपने हृदय की पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए सकीना को पत्र लिखता है। कौन? अमरकांत ने। मेरे दिल पर इस वक्त जो गुजर रही है वो मैं तुमसे व्यंग नहीं कर सकता। अपने जिगर पर खंजर चलाते हुए भी मुझे उसमें ज़्यादा दर्द न होता। मैं खून के आंसू रो रहा हूँ। तो सलीम व्यवहारिक बुद्धि से काम करता है, आदर्श में न बहता है न आस्था रखता है। वह मज़े से जीवन जीना चाहता है। व्यर्थ में ही आदर्श के पीछे जीवन को संकट में डालने में कोई बुद्धिमानी नहीं समझता है। अमर के सुधारवादी दृष्टिकोण को वह पागलपन कहता है और प्रोफेसर शांति कुमार की सुधारवादी सलाह को मदारी का तमाशा, जहाँ जादू की लकड़ी छुआ देने से ही मिट्टी सुना बन जाती है, वही की बात कहता है। वो अमर से कहता भी है कि तुम लोग क्यों बैठे बैठे अपनी जान जहमत में डालने की फिक्र क्या करते हो। गोया जिंदगी 1000-2000 साल की है। मैं तो इसे पागलपन कहता हूँ। वो मुस्लिम भेदभाव को भी व्यवहारिक दृष्टि से देखता है और उनके एकता के स्वप्न दिखने वालों को कोरा आदर्शवादी मानता है। और प्रोफेसर शांति कुमार से वो इसीलिए चिढ़ता है कि कौम में नाम पर वो जान देते हैं पर जवान से नहीं। अमर से भी यही बात कहता है। और सलीम स्वभाव से अत्यंत ही विनोदी है। हंसी मजाक उसकी स्वभावगत विशेषता है, लेकिन समय पर उसके उग्र स्वभाव का भी दर्शन होता है। गांव में मिले 3 बदमाश गुरु को कठोर सजा देने की सोचता है, चाहे इसके लिए उसे फांसी
ही क्यों न चलना पड़े। पद का मद विवेकशील को भी भटका देता है। फिर सलीम जैसा मनमोजी और शांत शौकीन की इच्छा रखने वाली की तो बात की ही क्या। एक तो उसकी रुचि जनहित में पहले ही वैसी नहीं थी, फिर ऑफिसर बनने पर उनका ध्यान रखना तो और भी असंभव था। छात्रावस्था में किए गए उनके जन सेवा के कार्य उसकी अंत प्रेरणा से अद्भुत नहीं, वरन प्रोफेसर शांति कुमार और अमरकांत की संगति के परिणाम स्वरूप ही है। हाँ, जनसेवा उसका स्वभाव नहीं है तो अत्याचार करना भी उसका विचार नहीं है, अतः उसके द्वारा किसानों पर जो अत्याचार होते हैं वे पद के मद में है और परिस्थिति में पढ़कर ही किए जाते हैं। लगानबंदी आंदोलन को वह बड़े निर्ममता से कुचलता है क्योंकि सरकारी आज्ञा की पालन जरूरी है। वह समरकांत के सम्मुख अपनी मजबूरी की प्रकट करते हुए कहता है कि मेरी बदनसीबी है कि मेरी बदनसीबी है कि यहाँ आते ही मुझे यह सब करना पड़ा। इसमें मुझे नफरत थी। तो यहाँ पर ऑफिसर बनने के बाद सलीम का मन इतना काला भी नहीं हुआ है कि इस पर कोई दूसरा रंग ही न चढ़ सके। समरकांत की प्रताड़ना और स्नेहपूर्ण प्रेरणा सलीम को शीघ्र ही सुपथ पर ले आती है। वो मानने लगता है कि प्रजा सेवा ही अधिकारियों का उद्देश्य होना चाहिए, अन्यथा उसे पद त्याग देना चाहिए। प्रथम कर्तव्य पालन में स्वयं को असमर्थ पाकर वह अपने पद से इस्तीफा दे देता है। इसी तरह वह अपने मित्र के मार्ग का अनुसरण कर धन्य हो जाता है। और सलीम के नारी विषयक दृष्टिकोण का परीक्षण भी आवश्यक है। सलीम जीवन के प्रारंभ में नारी प्रेम की गंभीरता को नहीं समझ पाता है। वो तो नारी को केवल दिलचस्पी की चीज़ मानता है। आधुनिक नवयुग की सी दृष्टि उसकी भी है, जो रुमालों का मूल्य उसकी कढ़ाई से नहीं वरन बनाने वाले की दृष्टि से मापता है। सलीम व्यवहार कुशल, जिंदा दिल और मस्त शेरो शायरी का शौकीन युवक है, जो पाठक को प्राण से अंत तक अपनी सजीवता के कारण बांधे रहती है। और अधिकार के मद में डूबी उसकी मानवता समरकांत की प्रेरणा से पूर्ण जागृत होती है और तब राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्लुत उसका उज्जवल चरित्र हमें अधिक आकर्षित करती है। उसके बाद यदि हम उनके अन्य चरित्र के उस उपन्यास के अन्य चरित्र के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तो अन्य चरित्र वो कौन है? सकीना, शांति कुमार, नैना, रेणुका, मुनि, कालेखा आदि प्रमुख है। सकीना के जरिए प्रेमचंद ने अपनी नारी संबंधी आदर्श को प्रस्तुत किया है। वहीं शांति कुमार की चारित्रिक विशेषताएं उनके मानव सूल्यों की स्वभाव की द्योतक की है। नैना बहन के स्नेह का आदर्श है। लेखक लिखता है कि अमरकांत के एकांत नैना कौन है? अमरकांत के बहन है। तो अमरकांत के एकांत जीवन में नैना ही स्नेह और सांत्वना की वस्तु थी। अपना सुख दुख, अपनी विजय और पराजय, अपने मंसूबे के इरादे वो भी उसे कहा करता था। तो कथा के अंतिम हिस्से में नैना का व्यापक महत्व सामने आता है। नैना मजदूरी की हड़ताल का संचालन करके अपनी अद्भुत नेतृत्व शक्ति का परिचय देती है। अथाह जनसमूह उनके पीछे सागर की तरह उमड़ता हुआ म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर की तरफ चलता है। मार्ग में वो क्रुद्ध पति का शिकार बनती है। अपने प्राणों के बलि देकर वो सुसों के मन में सुशीत के प्रति सहानुभूति जागृत करती है। तो उसका उत्सर्ग ही आंदोलन को सफलता प्रदान करता है और वह मर कर भी अमर हो जाती है। तो उसी के प्राणों से यज्ञ की पूर्णहुति होती है। नैना का अंत करुणाजनक है, जो मानव मन को सुख संतप्त कर देता है, पर जीवन का इससे शुभ उपयोग और भी क्या सकता है। तो उपन्यास में सर्वप्रथम मुन्नी से हमारा परिचय एक हत्यारिन भिखारिन के रूप में होता है। वो गुरु की हत्या कर देती है क्योंकि
उन्होंने उसके सतीत्व को भंग किया था। वो जनता की सहानुभूति और श्रद्धा का पात्र बनती है। मुनि को अपना जीवन पिंजरे से सूखे दाने की तरह लगता है। विधाता ने उससे उसका पति छीना, पुत्र छीना और अंत में वो आशा दीपक अमर भी दूर होता हुआ लगा। लेकिन केवल एक विचार कि अमर उसके गांव में रहेगा उसको कली की तरह खिला देता है। तो रेणुका देवी विधवा की माँ है। रूप और अवस्था में वो बुद्ध नहीं है, ठीक है। विचार और व्यवहार ने उन्हें बुद्धा बना दिया है। और विधवा का जीवन ताप का जीवन है और लोकमत उसके विरुद्ध उसे नहीं देख सकता है। रेणुका के जीवन में भोग विलास की प्रवृत्ति का पूर्णतः लुप्त नहीं हुआ है, लेकिन लोक मर्यादा के कारण दान और व्रत का स्वांग उन्हें करना ही पड़ता है। धन संपत्ति का त्याग रेणुका को स्वार्थ के पद में हटाकर परमार्थ के पद पर पहुंचा देता है। वो संकुचित मातृत्व से उठकर व्यापक मातृत्व के पद पर पहुंच जाते हैं, जिनका स्नेह पाकर जन मन गद और श्रद्धा से भर उठता है। तो इसी तरह कर्मभूमि उपन्यास में सभी पात्र जो है वो अत्यंत प्रभावशाली है और कथा के विकास में सहायक भी है और सभी चारित्रिक वैशिष्ट के साथ प्रस्तुत करने में प्रेमचंद को पर्याप्त सफलता मिली है। तो ये था कर्मभूमि उपन्यास के जो मुख्य पात्र गौण पात्र के चरित्र चित्रण, ठीक है। और कुछ समस्याएं कि इस उपन्यास में कौन सी समस्या दिखने को मिलती है, ये हम मतलब आपको समझ में आया ना कि कर्मभूमि उपन्यास में कौन सी समस्या दिखने को मिलती है, इस उपन्यास में कौन से पात्र है, उसके चरित्र चित्रण कैसे हैं, उनके चरित्र कैसे हैं, आप सबको पता चला, ठीक है। तो कैसे लगा क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि और भी सारे बच्चे जान पाएंगे। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।